सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे मौसम एवं जलवायु के पार्ट 2 के बारे में। कल हमने मौसम एवं जलवायु के बारे में बात की थी। उसी में आज पार्ट 2 में अपन बात करेंगे ओलावृष्टि। ओलावृष्टि क्या है? ओलावृष्टि हेल स्टॉर्म वृष्टि का यह भीषणतम रूप है। इसकी उत्पत्ति वायुमंडल में जलवाष्प बूंदों का तापक्रम हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट से कम होने पर बर्फ के रूप में जम जाने से होती है। ओलावृष्टि वृष्टि का एक भीषणतम रूप है। इसकी उत्पत्ति वायुमंडल में जो जलवाष्प की बूंदों के रूप में, उन बूंदों का तापक्रम हिमांक हिमांक होता है फ्रीजिंग पॉइंट है जिस पर पानी जमने लगता है। तो वो जो बूंदे होती है वो जमने लगती है, तो उससे कम होने पर बर्फ के रूप में जम जाने से होती है। ओले से तात्पर्य ऐसी हिमकंदकों आइस बॉल हिमकंदकों से है जिनका व्यास 5 से 50 मिलीमीटर होता है। मटर के दाने से लेकर टेनिस बॉल के आकार के ओले गिरते देखे गए हैं। ओले गिरने से प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ता है? ओले गिरने से फसलों की बालियां, फूल और पौधों की टहनियां टूट जाती हैं। ओले गिरने से फसलों को नुकसान होता है। फसलों की बालियां, फसलों के फूल, पौधों की टहनियां टूट जाती हैं। अधिक ओले गिरने से रबी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। फल वृक्षों के फल व फूल गिर जाते हैं। ओलावृष्टि से बचाव के क्या उपाय हैं? ओले पड़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता तथा अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि किस क्षेत्र में ओलावृष्टि होगी। इसलिए फसलों को इनसे बचाने का कोई प्रभावी तरीका नहीं ढूंढा जा सकता है। किसी कृषि अनुसंधान केंद्रों पर कार्यरत ग्रामीण कृषि मौसम सेवा से जुड़कर किसान मौसम की भविष्यवाणी के बारे में जानकर कृषि मौसम सलाह के आधार पर बचाव के उपाय कर सकते हैं। वैसे तो ओलों से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है, लेकिन कृषि अनुसंधान केंद्रों पर जो किसान लोग जुड़े हुए हैं और वहां से जानकारी लेकर के कि मौसम की पूर्वानुमान लगा करके और किसान मौसम की भविष्यवाणी के बारे में जानकर कृषि मौसम सलाह के आधार पर बचाव के उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे वायु के बारे में। विंड अधिक दाब क्षेत्र से कम दाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज गमन, हॉरिजॉन्टल मोशन करने वाली हवा वायु कहलाती है। अधिक दाब क्षेत्र से कम दाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज गमन करने वाली हवा को वायु कहते हैं। मौसम भविष्यवाणी वेदर फोरकास्टिंग में वायु की दिशा महत्वपूर्ण मापदंड है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए वायु की दिशा एक महत्वपूर्ण मापदंड है। वायु का नामकरण उसके बहने की दिशा के आधार पर होता है। जिस दिशा की ओर वायु बहती है वह वायु उस दिशा के आधार पर ही जानी जाती है। जैसे पश्चिम की तरफ से आने वाली वायु को पश्चिमी वायु कहते हैं, यानी कोई वायु पश्चिम की तरफ से आ रही है तो उसे पश्चिमी वायु कहेंगे। पवन के अनुकूल प्रभाव क्या है? मौसम का यह तत्व पौधों के वृद्धि विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है। मार्च अप्रैल में गर्म पछुआ हवाएं फसलों के लिए लाभकारी होती हैं। मार्च और अप्रैल में जो गर्म पछुआ हवाएं चलती हैं वो फसलों के लिए लाभकारी हैं। इन्हें पकाने में सहायता के साथ साथ ओसाई में भी लाभदायक रहती हैं। जुलाई अगस्त में मानसून की हवाएं चलने से वर्षा होती है। वायु द्वारा अधिकांश फसलों जैसे मक्का, बाजरा, सरसों में परागण होता है। वायु जब मंद गति से चलती है तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता बढ़ जाती है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, जिससे फसलों में वृद्धि शीघ्रता से होती है। फसलों की जो वृद्धि है वो भी वायु पर भी डिपेंड करती है। फसलों की मड़ाई व ओसाई के समय हवा चलने से आसानी रहती है। पवनों के प्रतिकूल प्रभाव, अभी अनुकूल प्रभाव थे, अब पवनों के प्रतिकूल प्रभाव क्या है? ये फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है? पवन की प्रतिकूल दशा मुख्यतः लू, आंधी, तूफान और शीतलहर है। वायु की गति तेज होने पर आंधी, तूफान और लू आते हैं। यदि वायु की गति तेज होगी तो वहां पर आंधी, तूफान और लू आएंगे। तापमान भिन्नता के कारण दो तरह की हवाएं चलती हैं।
ये जो हवाएं हैं वो टेम्परेचर के आधार पर दो तरीके की होती हैं। एक होती है लू और दूसरी होती है शीतलहर। लू और शीतलहर। मई जून के महीने में गर्म हवाएं जो पश्चिम दिशा से चलती है उन्हें लू कहते हैं। जो मई जून के गर्म मौसम में हवाएं चलती है उन्हें लू कहते हैं। और शीतलहर दिसंबर जनवरी में जो ठंडी हवाएं उत्तर दिशा से आती हैं उन्हें शीतलहर कहते हैं। न्यूनतम तापक्रम का प्रभाव कोमल पौधों, विशेष रूप से नर्सरी के पौधों, फल फूल वाले पौधों पर अधिक पड़ता है। शीतलहर का सबसे अधिक प्रभाव नर्सरी के पौधों और फल फूल वाले पौधों पर अधिक पड़ता है। फसलों पर प्रभाव। फसलों पर जो अपनी वायु थी हवा उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आंधी तूफान आने पर गन्ना, ज्वार, बाजरा आदि फसलें गिर जाती हैं। यदि फसल पकाव के समय ऐसा होता है तो कटाई में कठिनाई आती है। वृक्षों की टहनियां टूट जाती हैं। कई बार तो वृक्ष जड़ सहित उखड़ जाते हैं। फरवरी मार्च में तेज हवाएं चलने से फसलें शीघ्र पकने लगती हैं। दाने सिकुड़े हुए प्राप्त होते हैं और प्रति इकाई क्षेत्र उपज कम प्राप्त होती है। तेज हवाएं चलने से उच्च तापक्रम के प्रभाव से फसलों की जल मांग बढ़ जाती है। शीघ्र सिंचाई करनी पड़ती है और फल वृक्षों के फल फूल झड़ जाते हैं। इसके बचाव के क्या उपाय हैं। बचाव के उपाय हैं वायुरोधी वृक्ष लगाकर, प्लांटेशन ऑफ विंड वृक्ष। वायुरोधी वृक्ष जैसे खेजड़ी, बबूल, शीशम, जंगल जलेबी आदि खेत या बाग के चारों ओर लगाने से तेज हवाएं, आंधी तूफान, लू आदि का प्रभाव कम हो जाता है। अपने खेत के चारों ओर अगर अपन वायुरोधी वृक्ष जो होते हैं जैसे खेजड़ी, बबूल, शीशम, जंगल जलेबी, इन इनकी अगर अपन रोपाई कर देंगे अपने खेत के चारों ओर तो जो तेज हवाएं आएंगी, आंधी तूफान, लू जो भी आएगा उसका प्रभाव कम हो जाएगा उन पौधों की वजह से। खेत या बाग के चारों ओर झाड़ीदार वृक्ष लगाकर, हेज प्लांटेशन, खेत के चारों ओर करौंदा, मेहंदी, अरहर की बाड़ लगाने से फसलों पर इनका प्रतिकूल प्रभाव कम हो जाता है। स्तंभन जिसको क्रॉपिंग बोला जाता है, गन्ना, ज्वार, मक्का की फसलों के तनों को उन्हीं की पत्तियों द्वारा बांध देते हैं। इस क्रिया को स्तंभन या फ्रोपिंग कहते हैं। इससे फसलें गिरने से बच जाती हैं। कूष्मांड कुल की लू अवरोधी फसलें तिंदा, मतीरा, ककड़ी आदि पश्चिमी राजस्थान के लू प्रभावित क्षेत्रों में बोना लाभदायक है। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी स्थान पर कार्य कर रहे बल को दाब कहते हैं। किसी स्थान पर जो कार्य कर रहा होता है उसे दाब कहते हैं। किसी इकाई क्षेत्र पर लंबवत रूप से वायु का भार जो एक बिंदु पर केंद्रित हो उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायु पृथ्वी पर दाब उत्पन्न करती है। इसे इंचों या मिलीमीटर में पारे की ऊंचाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक वर्ग इंच वायु के स्तंभ का वजन लगभग 15 पौंड होता है। वायुमंडलीय दाब से चक्रवातों का निर्माण होता है। जो वायुमंडलीय दाब होते हैं उनसे चक्रवातों का निर्माण होता है। जब भी किसी जगह का वायुमंडलीय दाब सामान्य परिस्थितियों से कम होता है तो वहां आसपास उच्च वायुदाब क्षेत्र की वायु पहुंचने का प्रयास करती है और इस कारण से वहां चक्रवात बन सकता है। तूफान और चक्रवात के साथ साथ बारिश आने की संभावना के बारे में बैरोमीटर के पठन से अनुमान लगाया जा सकता है। वायुमंडलीय दाब फसल वृद्धि को किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है क्योंकि वायु संचार, वायु दिशा, बादलों का संचार आदि वायुमंडलीय दाब से प्रभावित होते हैं। अतः यह मौसम भविष्यवाणी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मापदंड है। मौसम संबंधी उपकरणों की सामान्य जानकारी। मौसम संबंधी उपकरणों में तापमापी, किसी वस्तु की गर्मी एवं शीतलता का माप तापमान है। कोई वस्तु है उसकी हीट और कोल्ड अगर वो है तो उसका मापन करके अपन उसके तापमान को जान सकते हैं। और जो उसका माप होता है गर्मी और शीतलता का माप वही तापमान होता है। वायु के तापमान को तापमापी थर्मोमीटर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जो वायु का टेम्परेचर होता है उसको थर्मोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।
किसी भी मौसम वेधशाला मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी में निम्न 4 प्रकार के तापमापी होते हैं। मौसम वेधशालाओं में 4 प्रकार के तापमापी होते हैं। पहला है अधिकतम तापमापी, जिसको मैक्सिमम थर्मामीटर कहते हैं। सेकंड है न्यूनतम तापमापी, जिसको मिनिमम थर्मामीटर। और तीसरा है शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी, ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर कहते हैं। उपरोक्त तापमापियों में से प्रथम दो वायु का क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए एवं शेष दो वायु का औषांक ड्यू पॉइंट, आर्द्रता ह्यूमिडिटी ज्ञात करने के लिए होते हैं। तो जो पहले दो हैं, पहला है अधिकतम तापमापी और दूसरा न्यूनतम तापमापी। ये दोनों वायु का अधिकतम व न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए होते हैं। इसके बाद दो और आते हैं, शुष्क बल्ब तापमापी और आर्द्र बल्ब तापमापी। जो जलवाष्प ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं। अब बात करते हैं अधिकतम तापमापी के बारे में, जिसको मैक्सिमम थर्मामीटर बोला जाता है। कांच की नली में पारा रहता है और वायु का अधिकतम तापमान ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। कांच की पतली नली होती है, जिसका एक सिरा बल्ब के रूप में तथा दूसरा सिरा बंद होता है। नली के निचले सिरे में पारा मर्क्यूरी भरा होता है। बल्ब के पास कांच की नली में एक संकुचन होता है, जो पारे को अपने आप गिरने नहीं देता। तापमापी पर -35 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर मात्रक अंकित रहते हैं। तापमान बढ़ने के अनुसार कांच की नली में पारा ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ने का बढ़ता है, तो जो कांच की नली में पारा होता है वह भी ऊपर चढ़ने लगता है। परंतु तापमान कम होने पर संकुचन के कारण पारा वापस नीचे नहीं आ पाता है। ये अधिकतम तापमापी में टेम्परेचर बढ़ने के साथ पारा ऊपर बढ़ता है, लेकिन संकुचन होने के कारण वह नीचे नहीं आ पाता। इसी कारण दिन का अधिकतम तापमान इस तापमापी से कभी भी ले सकते हैं। इसे प्रतिदिन सुबह के समय व्यवस्थित सेट करते हैं और इस समय इसका पाठ्यांक शुष्क बल्ब तापमापी से 0.3 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। न्यूनतम तापमापी मिनिमम थर्मामीटर, कांच की नली में अल्कोहल रहता है और इसकी सहायता से दिन का न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जाता है। नली के निचले सिरे में बल्ब की तरफ अल्कोहल भरा होता है। अधिकतम तापमापी में मर्क्यूरी पारा भरा हुआ था, जबकि न्यूनतम तापमापी में होता है अल्कोहल। और इसके अग्र सिरे की तरफ केस नलिका में एक डंबल के आकार का नीले रंग का संकेतक इंडेक्स लगा रहता है, जिसका ऊपर की तरफ का सिरा, जो पृष्ठ तनाव के कारण रुका रहता है, न्यूनतम तापमान प्रदर्शित करता है। तापमान कम होने पर अल्कोहल का आयतन घटता है। जैसे टेम्परेचर कम होता है, अल्कोहल का आयतन कम होता है, घटता है। अल्कोहल की इस सिकुड़न की साथ संकेतक भी तापमापी के बल्ब की तरह नीचे आता है। तापमान बढ़ने पर अल्कोहल का आयतन बढ़ता है, परंतु संकेतक अल्कोहल के साथ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता है। अतः संकेतक के ऊपरी सिरे से कभी भी न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जा सकता है। इसे प्रतिदिन दोपहर के समय व्यवस्थित किया जाता है और इस समय इसका तापमान शुष्क बल्ब तापमापी 0 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इस तापमापी पर -40 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस तक पैमाने में मात्रक अंकित होते हैं। शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी, ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर, यह भी अधिकतम तापमापी की तरह पारे वाला तापमापी होता है, जो कि वायु के तापमान को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। क्योंकि इसमें अधिकतम तापमापी की तरह बल्ब के पास संकोचन नहीं होता है, अतः कांच की नली में स्थित पारा वायुमंडल के तापमान के उतार चढ़ाव के साथ ऊपर नीचे होता रहता है।
आर्द्र बल्ब तापमापी शुष्क बल्ब तापमापी के समान होता है। चूंकि यह संतृप्त वायु का तापमान प्रदर्शित करता है, अतः इसके बल्ब को मलमल के कपड़े से ढके हुए रखते हैं, जो एक सूती धागे से बंधा रहता है, और यह धागा एक आसुत जल से भरे डिब्बे में डूबे रहकर केशिकत्व के सिद्धांत पर पानी सोखकर तापमापी के बल्ब के पास की वायु को संतृप्त रखता है। इस प्रकार इस तापमापी से दिन में कभी भी संतृप्त वायु का तापमान ज्ञात किया जा सकता है। जब वायु में शुष्कता बढ़ती है तो दोनों तापमापियों के पाठ्यांक में अंतर बढ़ता है, और शुष्कता कम होने पर अंतर भी कम हो जाता है। वायु की पूर्ण संतृप्तता की अवस्था में दोनों का पाठ्यांक समान रहता है। इन दोनों तापमापियों की सहायता से शुष्क एवं संतृप्त वायु का तापमान ज्ञात करके रेगनॉल्ड सारणी द्वारा वायु की आर्द्रता, वाष्प दबाव और कोशांक ज्ञात किया जाता है। शुष्क मात्र बल्ब तापमापी, और इसके बाद आता है स्टीवेंसन स्क्रीन, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये होता है स्टीवेंसन स्क्रीन। स्टीवेंसन स्क्रीन में छत होती है, लकड़ी का बक्सा होता है, लकड़ी के फट्टे होते हैं, दरवाजा होता है। ये छत, ये लकड़ी के फट्टे, लकड़ी का बक्सा, ये जो पूरा होता है ऐसे बॉक्स बोला जाता है, ये लकड़ी के फट्टे होते हैं, और ये होता है इसका दरवाजा। इसके बाद अधिकतम तापमापी का स्थान। अधिकतम तापमापी इसके अंदर रखा जाता है, जो कि अधिकतम तापमापी का स्थान यहाँ पर होता है। शुष्क बल्ब तापमापी का स्थान, ये होता है शुष्क बल्ब तापमापी रखने का स्थान। आर्द्र बल्ब तापमापी का स्थान, आर्द्र बल्ब तापमापी रखने का स्थान यहाँ पर होता है। और न्यूनतम तापमापी का स्थान आता है यहाँ पर, इस स्थान पर न्यूनतम तापमापी को रखा जाता है। अब बात करते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन के बारे में। जो भी आपने स्क्रीन पर देखी उसे स्टीवेंसन स्क्रीन बोला जाता है। ये चारों तापमापी मौसम वेधशाला में लकड़ी के एक विशेष प्रकार के बक्से में रखे जाते हैं। जो ये बक्सा था उसे स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं, जिसे स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। यह बक्सा पृथ्वी की सतह से 1.22 मीटर की ऊंचाई पर 4 लोहे या लकड़ी के स्तंभों पर स्थापित किया जाता है, और इसको सफेद रंग से रंगा जाता है। इस बक्से को इन 4 लकड़ी के स्तंभों पर रखा जाता है, और इसको सफेद रंग से रंगा जाता है। ताकि सफेद रंग से क्यों रंगा जाता है? क्योंकि धूप विकिरण से इसके अंदर रखे तापमापियों को बचाया जा सके। इसको इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि इसका दरवाजा उत्तर दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है। अब जैसे जिस तरफ देख रहा है वो उत्तर दिशा होगी, यानी इसको इस तरीके से रखा जाता है कि उत्तर दिशा में इसका मुंह हो और इसका दरवाजा नीचे लटका हुआ हो उत्तर दिशा में। इसका दरवाजा उत्तर दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है, जिससे सूर्य की रोशनी कम से कम प्रवेश करे। इस प्रकार इस बक्से में रखकर तापमापियों को धरातल एवं अन्य वस्तुओं के सीधे संपर्क में दूर रखकर गर्म होने से बचाते हैं। साथ ही वर्षा से भी सुरक्षित रखते हैं। चित्र में बताए अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी स्टीवेंसन स्क्रीन में क्षैतिज अनुप्रस्थ हॉरिजॉन्टल अवस्था में क्रमशः ऊपर एवं नीचे की तरफ रखते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी एवं आर्द्र बल्ब तापमापी को इसके साथ ऊर्ध्वाधर वर्टिकल अवस्था में क्रमशः बाईं एवं दाईं तरफ स्थापित करते हैं। तापमान संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे दैनिक औसत तापमान, दिन का उच्चतम व न्यूनतम तापमान ज्ञात होने पर दिन का औसत तापमान निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यानी अपन को दिन का अगर दैनिक औसत तापमान निकालना है तो उसके लिए अपन को दिन का उच्चतम और न्यूनतम तापमान ज्ञात करना होता है। अगर वो अपन को उच्चतम और न्यूनतम तापमान अगर दिन का पता है तो अपन उससे औसत तापमान दिन का निकाल सकते हैं। औसत तापमान के लिए फॉर्मूला होता है उच्चतम तापमान प्लस न्यूनतम तापमान अपॉन 2। इसके द्वारा अपन औसत तापमान दिन का निकाल सकते हैं।
दैनिक तापांतर 24 घंटे की अवधि में प्राप्त उच्चतम तापक्रम में से न्यूनतम तापक्रम को घटाने पर प्राप्त तापक्रम को दैनिक तापांतर कहते हैं। दैनिक तापांतर निकालने के लिए दैनिक तापांतर निकालने के लिए फॉर्मूला है उच्चतम तापमान माइनस न्यूनतम तापमान, यानी जो दिन का उच्चतम तापमान है उसमें से अपन न्यूनतम तापमान को कम कर देंगे तो वो दैनिक तापांतर होगा। मासिक औसत तापांतर एक माह के दैनिक औसत तापमान को जोड़कर, यानी एक महीने तक के डेली के औसत एवरेज टेम्परेचर को जोड़कर उसमें महीने के दिनों की संख्या का भाग देने पर जो तापमान प्राप्त होता है उसे मासिक औसत तापमान कहते हैं। यानी एक महीने तक जैसे 30 दिन है तो उन 30 दिनों तक डेली के टेम्परेचर को जोड़ करके डेली के टेम्परेचर को जोड़ करके और उसमें महीने के दिनों की संख्या, जैसे महीने के दिन है 30 तो उन 30 दिनों की संख्या का उसमें भाग देने पर जो टेम्परेचर प्राप्त होता है उसे मासिक औसत तापमान कहते हैं। मासिक औसत तापमान महीने के प्रतिदिन के औसत तापमानों का योग अपॉन महीने के दिनों की संख्या। तापमान की मापनियों का रूपांतरण। वर्तमान में तापक्रम मापन हेतु प्रमुख दो इकाइयां काम में ली जाती हैं। सेंटीग्रेड का आविष्कार एंडर्स सेल्सियस व फ़ारेनहाइट इकाई का आविष्कार डेनियल फ़ारेनहाइट ने किया। ये दोनों साइंटिस्ट थे। सेंटीग्रेड का आविष्कार किया था एंडर्स सेल्सियस ने, उन्हीं के नाम पर सेल्सियस रखा गया है इसका नाम। वह फ़ारेनहाइट इकाई का आविष्कार डेनियल फ़ारेनहाइट ने किया था, तो फ़ारेनहाइट भी इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। एफ को फ़ारेनहाइट से प्रदर्शित करते हैं और डिग्री सेल्सियस से। वर्षा मापी। अब बात करते हैं वर्षा मापी के बारे में, जिसको रेन गेज बोलते हैं। पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित समय में वर्षा द्वारा बरसने वाले पानी की कुल मात्रा को पानी की गहराई के रूप में मिलीमीटर या सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। जल वृष्टि की मात्रा को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण वर्षा मापी कहलाता है। वर्षा को मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है उसे वर्षा मापी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। साधारण वर्षा मापी, जिसको ऑर्डिनरी रेन गेज बोलते हैं, यह धातु का एक खोखला सिलेंडर होता है। धातु का बना हुआ एक खोखला सिलेंडर होता है। इसमें ऊपर की ओर एक संग्राहक या की फनल लगी होती है जिसका व्यास सिलेंडर के व्यास के बराबर होता है। सिलेंडर के अंदर जल ग्रहीता बोतल रिसीवर बोतल रखी जाती है। वर्षा की बूंदें कीप द्वारा जल ग्रहीता बोतल में इकट्ठी होती रहती हैं। इस प्रकार जल को अंशांकित सिलेंडर ग्रेड्यूलेटेड सिलेंडर की सहायता से नाप लिया जाता है। 24 घंटे में हुई वर्षा को मिलीमीटर या सेंटीमीटर में लिखा जाता है। 20 मिलीमीटर वर्षा का मतलब है कि यदि यह वर्षा समतल भूमि पर पड़े तथा इसके बाद न उसकी वाष्प बने, न भूमि सूखे, न ही जल बहे, तो 20 मिलीमीटर तक जल की सतह पृथ्वी सतह पर होनी चाहिए। इस यंत्र के मुख्य भाग निम्न है। जो वर्षा मापी है उसका भाग, कुछ पार्ट होते हैं। वर्षा मापी जो अपना यंत्र है उसके पार्ट है। धातु का सिलेंडर, कीप या संग्राहक यंत्र, जल ग्रहीता बोतल, अंशांकित सिलेंडर, नपना गिलास। यह उपकरण वर्षा को न नापकर वर्षा के जल को एकत्र करता है तथा एकत्रित वर्षा जल को निम्न सूत्र की सहायता से मापा जाता है। वर्षा की मात्रा मापने का फॉर्मूला है, जो कि वर्षा की मात्रा अपन सेंटीमीटर में मापते हैं। तो पात्र में एकत्रित, यानी जो अपन ने जो यंत्र लिया है उसमें पात्र रखा होता है, तो पात्र में एकत्रित जल की मात्रा मिलीलीटर में और अपॉन कीप का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। यहाँ देखेंगे अपन, चूंकि कीप के मुख के क्षेत्रफल एवं अंशांकित सिलेंडर के मध्य एक विशेष संबंध रखा जाता है, अतः उपरोक्त सूत्र को उसके किए बिना वर्षा की उपरोक्त सूत्र को उपयोग किए बिना वर्षा की मात्रा अंशांकित सिलेंडर की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। ये जो अपन स्क्रीन पर देख रहे हैं वह वर्षा मापी यंत्र
जिसमें एक कीप होती है। कीप को रखा जाता है ऊपर यहाँ पर, और एक होता है रिसीवर जिसको ग्रहिता बोला जाता है, जिसको रखा जाता है कीप के नीचे। ये जो दिखाई दे रहा है यह है ग्रहिता बोतल। और एक होता है इसमें बॉडी, जो कि कीप और ग्रहिता बोतल के बाहर लगाई जाती है। और एक होता है बेस, जो कि बेस को ऊपर लगाया जाता है। इस तरीके से यह था वर्षामापी। दूसरा है स्वतः अभिलेखी वर्षामापी, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। इसकी सहायता से एक ग्राफ कागज पर वर्षा का स्वतः एवं सतत अंकन हो जाता है। इससे प्रतिदिन वर्षा की कुल मात्रा, वर्षा की तीव्रता एवं वर्षा होने के वास्तविक समय का पता लगाया जा सकता है। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण को हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर कैसे कहते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण को हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। इससे आर्द्रता अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तौर पर ज्ञात की जाती है, जिसमें हाइग्रोमीटर सारणी और संतृप्त वाष्प दाब सारणियों की सहायता से अपेक्षित आर्द्रता की गणना की जाती है। बाल आर्द्रता मापी हेयर हाइग्रोमीटर अधिकांशतः प्रयुक्त होने वाली हाइग्रोमीटर है, जिसमें मानव का बाल ह्यूमन हेयर संवेदनशील तत्व के रूप में प्रयुक्त होता है। आर्द्रता के स्वतः एवं सतत अंकन हेतु बाल आर्द्रता लेखी हेयर हाइग्रोग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये है हाइग्रोमीटर। अब बात करते हैं वायुदिक सूचक यंत्र विंड वैन की। वायु के बहने की दिशा के बारे में इसी से पता लगाया जाता है। वायु के बहने की दिशा का पता लगाया जाता है वायुदिक सूचक यंत्र से, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक होता है तीर, दूसरा होता है संतुलन भुजा, जो ये दिखाई दे रही है संतुलन भुजा। एक होता है इसमें पंख, जो तीर के पीछे लगा होता है। एक होती है कठोर सूली। इसको इस प्रकार से एक स्तंभ के ऊपर लगाया जाता है, जो कि नीचे से 30 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। ज्ञात करने वाले उपकरण को वायु की दिशा, वायु के बहने की दिशा ज्ञात करने वाले उपकरण को वायुदिक सूचक यंत्र कहते हैं। जिस ओर से वायु बहती है विंडवार्ड साइड वायु का या उसकी दिशा का नामकरण उसके अनुसार किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि वायु दक्षिण दिशा से आ रही है तो वायु दक्षिणी वायु साउथर्न विंड कहलाती है। इस यंत्र में 75 सेंटीमीटर लोहे के 3 तीर को काष्ठ फलक की सीधी दूरी पर एक इस प्रकार लगाते हैं कि तीर दूरी पर लगे बॉल बियरिंग की सहायता से सुगमता पूर्वक घूम सके। तीर का पिछला भाग पूंछ कहलाता है, जो लोहे की पतली चद्दर का बना होता है। तीर के नीचे मुख्य दंड पर दिशा सूचक 4 छड़े, जिन पर उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट अंकित रहता है। तीर भारी होने के कारण हमेशा पवनाभिमुख विंडवार्ड, यानी जिस तरफ से हवा आती है, अर्थात जिधर से वायु प्रवाहित होती है, हो जाता है। इसका दूसरा हिस्सा हल्का होने के कारण विपरीत दिशा, लीवार्ड साइड बोला जाता है, विपरीत दिशा में होता है। यह तीर और दिशा सूचक छड़ों सहित काष्ठ फलक
एक 3.05 मीटर ऊंचाई की लकड़ी या धातु के खंभे पर स्थापित किए जाते हैं। वायु दिशा को दिशा के नाम के आधार पर या उत्तर से घड़ी की सुई के अनुसार क्लॉकवाइज डिग्री में प्रदर्शित करते हैं। अब आता है वायु वेग मापी एनीमोमीटर। वायु की गति ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका आविष्कार रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। वायु वेग मापी जिसको एनीमोमीटर बोला जाता है, एनीमोमीटर या वायु वेग मापी का आविष्कार रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसको रॉबिन्सन कप वायु वेग मापी भी कहते हैं। रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर भी इसको बोला जाता है। वायु दाब में अंतर होने के कारण अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ हवाएं चलती हैं। अंतर के कम या अधिक होने पर हवाएं भी कम या अधिक गति से चलती हैं। इस यंत्र में धातु की छड़ के ऊपरी सिरे पर 4 अर्धगोलाकार प्याले या कटोरियां लगी होती हैं। इन प्यालों के नीचे एक वायु वेग सूचक मीटर लगा रहता है, जिसमें से 2 पाठ्यांकों के अंतर की सहायता से पाठ्यांकों के समय अंतराल के आधार पर गणना करके वायु की गति किलोमीटर प्रति घंटा में प्रदर्शित करते हैं। यह वायु वेग मापी धातु के पाइप पर स्थापित किया जाता है, जिसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई 3 मीटर होती है। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह वायु वेग मापी एनीमोमीटर, यह वायु वेग मापी है। इसको भी स्तंभ पर लगाया जाता है ऊपर। इसमें 4 कटोरियां लगी हुई रहती हैं ऊपरी सतह पर। इनको कप बोलते हैं। जो नीचे एक पाइप लगा होता है उसे दूरी बोला जाता है, और उसके नीचे एक मीटर होता है जिसे परिक्रमण मापी बोला जाता है। उपरोक्त उपकरणों को स्थापित करने के लिए स्थान वेधशाला के चयन के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई ऊंचा मकान, वृक्ष आदि न हो। यदि आसपास का ऊंचा मकान, वृक्ष होगा तो वायु का वेग कम हो जाएगा और उसका अपन सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। उस स्थान पर पानी न भरता हो, जंगली व आवारा जानवरों आदि से स्थान पर्याप्त रूप से सुरक्षित हो। वेधशाला की स्थापना सदैव फार्म या खेत के मध्य समतल स्थान पर की जानी चाहिए। तो ये अपना मौसम एवं जलवायु का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें अपन ने मौसम और जलवायु के मापन के लिए जो काम आने वाले यंत्र थे उनके बारे में देखा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपना प्यार दिखाएं। मुलाकात होगी अब आपसे अगली वीडियो में, और चैनल को जरूर एक बार विजिट करें। आपको यहाँ पर नई नई अपडेट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी नई अपडेट है वो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।